इंटरनेशनल फाइनेंस, इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझने से पहले समझें फॉरेन एक्सचेंज क्या है। व्हाट डज फॉरेन एक्सचेंज मीन। तो फॉरेन एक्सचेंज आप देखें, फॉरेन करेंसी में मिले पेमेंट को सामान्यतया कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दो कंट्रीज के बीच में या ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांजैक्शंस, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या इंपोर्ट से रिलेटेड हो, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट फॉर्म हो, ट्रांजैक्शंस में फ्लो ऑफ मनी होता है। स्वाभाविक है जिसके पास जो करेंसी होगा उसी करेंसी में सामने वाले को पेमेंट करेगा, दूसरे कंट्री के सिटीजन को या बिजनेस हाउस को या गवर्नमेंट को। तो ये जो पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट जो होता है फॉरेन करेंसीज में, तो कोई हार्ड कैश में ही पेमेंट हो ये ज़रूरी नहीं होता। इसमें बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है, बिल्स भी हो सकता है ना, पेबल विद इन 3 months, मैक्सिमम 3 months, ट्रैवलर्स चेक भी हो सकता है। ये सब फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आई मीन टू से फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू करेंसीज, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स, ट्रैवलर्स चेक etc. which are payable and denominated in foreign currency. Payable and denominated in foreign currency. यानी बैंक ड्राफ्ट जो मिला है किसी स्पेसिफाइड फॉरेन करेंसी में ही उसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे हमको अमेरिका से किसी भी तरह का पेमेंट मिलता है इंडियन सिटीजन को या इंडियन बिजनेस हाउस को, तो स्वाभाविक है अमेरिकन डॉलर में वो पेमेंट होगा, डिनोमिनेटेड होगा। तो इंडियन सिटीजन, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन बिजनेस हाउस को जरूरी हो जाएगा कि उस अमेरिकन जो बिल के रूप में अमेरिकन डॉलर के अंतर्गत बिल मिला है पेमेंट के लिए, उसको हम कन्वर्ट कराएं इंडियन करेंसी में। तो यहीं पे एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है यानी एनी पेमेंट मेड और रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, bills, draft or traveler checks etc. which are payable and denominated in a specified foreign currency. तो specified foreign currency का मतलब ही हो जाता है किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी में जो राष्ट्र मौजूद है, जैसे यूरोपियन है, कनेडियन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डिनोमिनेटेड होता है डॉलर्स में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी जो प्रिवेल्ड है मार्केट में, उसी करेंसी के मूल्य में रूप में डिनोमिनेटेड जो भी पेमेंट हम रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज आर बाउट एंड सोल्ड अगेंस्ट ईच अदर, जहाँ पे विदेशी मुद्रा का, स्वदेशी मुद्रा का आपस में विभिन्न कंट्रीज के यानी ग्लोबल लेवल के कंट्रीज के करेंसीज का खरीद फरोख्त होता हो, परचेजिंग और सेलिंग होता हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई स्पेसिफाइड फ्लोर या मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे परचेजर और सेलर दोनों इकट्ठा हो गए सब लोग और सब्जी बाजार की तरह या अदर मार्केट की तरह खरीद फरोख्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट it is a over the counter market spread over all over the world, है ना, through a desk trading device connected with internet, telegraphic, telex and other telecommunication instruments or device। चूंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो होता है वो डिफरेंट एजेंसीज जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसी एजेंसी के माध्यम से होता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन
मुख्य रूप से होता है, जो टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट से या कंप्यूटराइज इंटरनेट सिस्टम आदि के माध्यम से होता है। ज़्यादातर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ओरली होते हैं और रिटेन कम्युनिकेशन, टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन या नेट कम्युनिकेशन के जरिए रिटेन फॉर्म में भेजे जाते हैं। तो यह ओवर द काउंटर मार्केट है जो 24 आवर ओपन होता है। जोग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण जो लॉन्गिट्यूड वगैरह का अंतर होता है, जिसके कारण आज यहाँ रात है तो कहीं दिन है ना, डे है तो कहीं नाइट है, लेकिन इसी वजह से ये एक्टिव रहता है मार्केट 24 आवर्स। हम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और परचेज और सेल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको ओवर द काउंटर मार्केट कहा गया। इन इंडिया, भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वह उसको गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा जो ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट या डीलर्स हैं उनके द्वारा ये डीलिंग किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज का मार्केटिंग प्लेस के रूप में माना जाता है या ट्रेडिंग डेस्क के रूप में माना जाता है। तो एक्चुअली होता है कि सारे जगह तो 24 आवर खुले हैं, लेकिन इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो कंट्री टू कंट्री जो लोकल रेगुलेटरी है, सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके वजह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। कौन इंडिया में रेगुलेट करेगा, कौन अमेरिका में रेगुलेट करेगा, कौन लंदन में रेगुलेट करेगा, ये लोकल जो लीगल फ्रेमवर्क है इकोनॉमी रिलेटेड, वो अथॉरिटी उसके द्वारा ये गाइडेड होता है, कंट्रोल होता है। इंडिया में या आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है। उसके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑथराइज किया गया डीलर है वो बैंकिंग कॉमर्शियल बैंक्स मोस्टली होता है और नॉन कॉमर्शियल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी है जिससे ऑथराइज किया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो मेन सेंटर्स है वर्ल्ड में, वो लंदन मार्केट है, एम्स्टर्डम है, टोक्यो है, आपको टोरंटो है, सिंगापुर है। ये सब जो प्लेस है, मार्केट एजेंसी है, वह वर्ल्ड लेवल का है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंसी का के अगेंस्ट में जो अदर कंट्रीज करेंसी है उसका एक्सचेंज होता रहता है डिफरेंट में। तो इस संबंध में हम लोग इसको नोट करें, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद जो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एंड ट्रेड का जो फील्ड है, एरिया है, स्कोप है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो नेचुरली सभी कंट्री का करेंसी डिफरेंट है और सभी का अपना अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज सिचुएशन अलग अलग है। ऐसे में इक्वल फॉरेन करेंसीज का वैल्यू नहीं है। तो नेचुरली जब हम एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड करेंगे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मजबूरी है एक्सचेंज तो एक सेंटर होना चाहिए जिसके माध्यम से हम फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन कर सकते हैं एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में। तो जो मेन फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो मेन पर्पस है इसको सेटअप देने का, इसको ऑर्गेनाइज करने का, वो सबसे पहला है ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर अक्रॉस द कंट्रीज विच इन्हेंसेस फिजिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी सबसे पहला मुख्य फंक्शन जो होता है वह क्रेडिट फंक्शन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर थ्रू करेंसी, बिल्स, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट एट्सेट्रा। चूँकि ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज हम मार्केट से, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं गुड्स, तो नेचुरली इस इंपोर्ट का जो पेमेंट है वह पेमेंट सेटल करने में एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है। चूँकि माल आएगा, गुड्स आएगा अमेरिका से, फिर हम उसको यहाँ पे
करेंगे, डिलीवर करने के बाद उसको बेचेंगे और बेच करके जब रेवेन्यू आ जाएगा तब तो पेमेंट सेटल करेंगे। तो एक क्रेडिट पीरियड अलाउ होना चाहिए इंपोर्टर को। तो वेंडर और सेलर जो भी है वह एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करेगा, लेकिन विथ गारंटी, जो पेमेंट का एश्योरेंस होना चाहिए। तो इसी वास्ते जो है इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू उतने में 3 मंथ्स, मैक्सिमम लिमिट 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का ड्राफ्ट या बिल एक्सेप्ट हो जाता है एक इंपोर्टर के द्वारा, जिसके आधार पर तत्काल वो जो सेलिंग कंट्री है गुड्स का, एक्सपोर्टर है विदेशी, उस विदेशी एक्सपोर्टर के लिए तत्काल पेमेंट का जो आधार होना चाहिए कैश का, वो मिल जाता है बिल के रूप में। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। सपोज कीजिए $5 अरब का परचेजिंग कोई इंडियन बिजनेस हाउस, कॉरपोरेट हाउस, अमेरिकन कॉरपोरेट हाउस से खरीदता है। तो $5 अरब का सामान इंडिया में आया, वो भेजेगा, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रीच हियर एंड गेटिंग डिलीवर्ड बाय द इंडियन इंपोर्टर। तो ये जो आयात किया उसको छुड़ाने में माल और फिर उसको कस्टमर्स को बेचेगा, तो एक लंबा समय लगता है। कलेक्शन होगा सेल करके, प्रोडक्ट को डिस्पैच करके, तब तो लोकल मार्केट में बेच के पैसा आएगा, तो एक्सपोर्टर को पेमेंट किया जाएगा। तो इस बीच में एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको 2-3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, वह उस माल के लिए जो 3 महीने पहले उसने सप्लाई कर रखा है। तो हो सकता है इंडियन रुपी उस बीच में स्ट्रांग हो जाए, तो उसको कम पेमेंट मिल पाएगा डॉलर में। तो इस चीज को सेटल करने के लिए क्या किया, एक ड्राफ्ट या बिल के माध्यम से दिया, तत्काल उस बिल का वो ट्रेडिंग करके अपना कंपनसेट कर सकता है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है प्रॉपर वे में। तो इस तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो परचेजिंग पावर का ट्रांसफर करता है ना। तो इंडियन रुपीस से फॉरेन करेंसी अमेरिकन डॉलर को खरीदने के लिए जो हमको क्षमता चाहिए, आज 3 महीने बाद हमको अमेरिका को पेड करना है उस वेंडर को, कॉर्पोरेट हाउस को, तो 3 महीने बाद हो सकता है कि स्ट्रांग होगा रुपया, तब तो हमको फायदा होगा, कम रुपीस दे करके हम डॉलर ज़्यादा ले लेंगे और उसका पेमेंट सेटल कर देंगे। लेकिन वहीं पे जो एक्सपोर्टर है अमेरिकन, उसको लॉस हो सकता है। तो इस दोनों पार्टी के द्वारा इस टाइम गैप के कारण जो एक्सचेंज रेट में फ़र्क आएगा, एडवर्सिटीज आएगा, उससे जो लॉस हो सकता है प्रोबेबल, उससे बचने का आधार भी देता है। इसीलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि इस तरह का सेटलमेंट की सुविधा होने के कारण इंटरनेशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट आदि आसान हो जाता है प्रोसेस। इसीलिए हमने लिखा है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर अक्रॉस द कंट्रीज विच इनहेंसेज फिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड स्टेबलाइज देयर मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है फंक्शन है जो डिफरेंट कंट्रीज का आपस में जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन करना और स्टेबलाइज करना, उसके लिए मार्केट में स्टेबिलिटी रखना, है ना। हालांकि ये तो डिमांड और सप्लाई फोर्स काम करता है, फिर भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का यह मेन उद्देश्य होता है, फंक्शन भी होता है कि जो भी एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी रहे। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको लॉस उठाना पड़ सकता है, इसीलिए उसके बैक ये तो बड़ा हाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना तो बहुत कठिन काम है, स्टेबिलिटी परमानेंट तो हो नहीं सकता। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स में चेंज आएगा, इकोनॉमिकल सिचुएशन में चेंज आएगा, जिसके कारण कंसिस्टेंसी रख पाना संभव नहीं होता। इसलिए ऑप्शन में उसने एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर हेजिंग एंड मैनेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क। इसीलिए कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं जैसे फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स के रूप में, फ्यूचर डेरिवेटिव्स के रूप में और अदर स्वैप डेरिवेटिव्स के रूप में, जिसके हेल्प से हम अपने एक्सचेंज रेट में चेंज आने की वजह से जो लॉस का रिस्क लेना पड़ सकता है उसको मैनेज कर पाएँ, मिनिमाइज कर पाएँ। नेक्स्ट है एनेबल द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंतर्गत
सब कुछ में ट्रांसपेरेंसी होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है या जो मार्केट ट्रेडिंग का सौदा करने जा रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क क्या है। अगर हम कोई यूनिट में किसी मार्केट में सिक्योरिटीज़ में किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना एक्सचेंज रेट की वजह से होगा इसको क्वांटिफाई करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम आसानी से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जिस अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क या तो मिनिमम है या रिस्क फ्री है। तो उस तरह से हम अपने आप को सेफ में रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टमेंट फंक्शंस for banks and corporate traders who are interested to take currency risk। यानी इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट का जो माहौल होना चाहिए वो प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और अलाउ करता है जो भी डीलिंग बैंक्स हैं इन्वॉल्व हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग में और उन सब को इन्वेस्टमेंट का भी इन्वेस्टमेंट अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं कॉरपोरेट हाउस ट्रेडर या फिर बैंक्स वगैरह तो रिस्क लेना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में चेंज का तो वो इन्वेस्टमेंट का तरीका भी अपना सकते हैं और डीलिंग के अलावा इन्वेस्ट कर दिया होल्ड करके रखना मार्केट में जब किसी करेंसी का प्राइस बढ़ेगा फिर बेच के प्रॉफिट अर्न करना। इसमें हेजर्स ट्रेडर्स ब्रोकर्स बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में जिनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके।